बीबीसी दुनिया में आज देखिए रूस पर यूक्रेन के हमले। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से दूर रूस में काफी अंदर तक किए हमले। गोदामों और कई दूसरे ठिकानों को बनाया निशाना। क्या ऐसे हमलों से रूस पर बढ़ेगा प्रेशर? क्या बदल सकती है 4 साल से जारी जंग की दिशा? और कैसे हैं हालात, दिखाएंगे रिपोर्ट। ईरान से बातचीत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कर रहे हैं दावे, लेकिन ईरान इससे लगातार कर रहा है इनकार। इस्राएली सरकार से लगातार हो रही मांग, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सेटलर्स की हिंसा से फलस्तीनियों की करें सुरक्षा। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। बुलेटिन की शुरुआत रूस यूक्रेन की जंग से। बीती रात यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में ड्रोन हमले किए, जिसमें तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक हुए एक हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी में रिहायशी इलाके पर किए गए गाइडेड बम हमले में 76 साल की एक महिला, 5 और 10 साल की 2 बच्चियों की मौत हो गई। रेस्क्यू वर्कर्स आग बुझाने और हमले में ढही इमारतों से लोगों को बचाने में जुटे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच नए सिरे से शुरू हुए हमलों पर देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल की ये रिपोर्ट। इस जंग में दोनों पक्ष कहते हैं कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते, लेकिन इसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। अब तो समंदर के तट पर भी वो महफूज नहीं रहे। ड्रोन हमला ब्लैक सी के तट पर जेलोनशुक के नजदीक एक रिजॉर्ट पर हुआ। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 40 लोग घायल हुए। चश्मदीदों का कहना है कि चेतावनी देने के लिए कोई सायरन नहीं बजा था। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक फायरिंग की आवाज से लगता है कि ड्रोन को एयर डिफेंस या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम ने निशाना बनाया होगा। लेकिन रूसी पर्यटकों के बीच मशहूर क्रास्नोदार इलाके के गवर्नर ने यूक्रेन पर जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला करने का आरोप लगाया। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर आतंकवाद का आरोप लगाया। पुतिन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। व्लादिमीर पुतिन उस वक्त हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया में थे, जहां सैकड़ों युवा उनका उत्साह के साथ स्वागत कर रहे थे। यूक्रेन की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई, लेकिन वहां भी आम नागरिक मारे जा रहे थे। नीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में एक पेट्रोल पंप पर रूस के हमले में 8 साल के एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहां से कुछ ही दूरी पर पिछले हफ्ते रूसी मिसाइल हमले में मारे गए एक परिवार को अंतिम विदाई दी जा रही थी। माता पिता और उनके 3 बच्चों के ताबूत वहां थे, लेकिन 5 और बच्चे अब भी लापता हैं। उधर रूस में यूक्रेन ने देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के एक गोदाम पर भी हमला किया। रूस के कारोबारों और आम लोगों के लिए अब ये जंग उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल की रिपोर्ट। रूस में वेयर हाउसेज और बाकी टारगेट्स पर जारी हमलों के पीछे यूक्रेन का क्या मकसद है, बता रहे हैं बीबीसी मॉनिटरिंग के चीफ एनालिस्ट विताली शेवचेंको। Well, there are several possible reasons too. इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि मार्केट प्लेस के तौर पर वाइल्ड बेरीज के जरिए मिलिट्री के इस्तेमाल की चीजें जैसे रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे सामान बेचे जा रहे थे। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि वाइल्ड बेरीज के जरिए रूसी सेना तक पहुंचने वाले ऐसे सामान की मात्रा ना के बराबर थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं कि वो जंग को रूस के अंदर तक ले जाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में एक तीसरी संभावना पर भी चर्चा तेज हुई है, जिसके मुताबिक यूक्रेन वाइल्ड बेरीज जैसी बड़ी और अहम कंपनी को निशाना बनाकर रूस के बैंकिंग सिस्टम को कमजोर करना चाहता है। वो सोच रहा है कि अगर वाइल्ड बेरीज को बड़ा नुकसान होता है तो उसका असर रूस की बैंकों पर भी पड़ेगा। ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कार्गो शिप पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस बात को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है या नहीं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। What's been happening in the Strait of Hormuz really स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो कुछ हो रहा है वो दिखाता है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा अभी भी बना हुआ है। खबर है कि कल रात एक कार्गो जहाज पर हमला हुआ। अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये हमला कोस्ट ऑफ ओमान के पास
20 नॉटिकल माइल्स दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दक्षिणी हिस्से में हुआ, उत्तरी ईरान की तरफ नहीं। पिछले कुछ दिनों में भी इसी इलाके में जहाजों के पास धमाकों की रिपोर्ट्स आई हैं। शिपिंग डेटा के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही बहुत धीमी हो गई है। कल सिर्फ 6 जहाज यहाँ से गुजरे, जबकि फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने से पहले आमतौर पर हर दिन 100 से ज्यादा बड़े जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। easily on a typical day. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत सोमवार से ही शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान डील के लिए तैयार नहीं हुआ तो उन्हें उनके नेतृत्व के खत्म होने जैसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने बताया कि डील में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना और डी न्यूक्लियराइजेशन शामिल है। उन्होंने फिर दावा किया कि ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस दावे को खारिज किया है। हम अभी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारी बातचीत ओमान के साथ चल रही है। इसका मकसद ऐसा रास्ता तलाशना है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज सुरक्षित रूप से आ जा सके। मिडिल ईस्ट के लिए ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर इस्राएली सेटलर्स के हमलों को चौंकाने वाला बताया है और इस्राएली सरकार से वहां फलस्तीनियों की सुरक्षा करने, सेटलर्स की हिंसा को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है। यह घटनाक्रम पिछले हफ्ते इस्राएलियों और फलस्तीनियों के बीच हुई जानलेवा झड़प के बदले में नाब्लस के पास फलस्तीनी गांवों पर हुए हमलों के बाद सामने आया। उस झड़प में 4 फलस्तीनी और 2 इस्राएली मारे गए थे, जिनमें पास की हवाद गिलाद सेटलर आउटपोस्ट का एक इस्राएली सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था। वेस्ट बैंक में इस्राएली आउटपोस्ट इस्राएली और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों के तहत गैर कानूनी है। बीबीसी की मिडिल ईस्ट संवाददाता लूसी विलियमसन को उस आउटपोस्ट तक जाने की परमिशन मिली ताकि वो वहां रहने वाले एक शख्स से हिंसा के बारे में बात कर सकें। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौजूद इस्राएली बस्ती हवाद गिलाद को फलस्तीनी डर की निगाह से देखते हैं। जुलाई के आखिरी वीकेंड में पास ही हुई झड़पों में हवाद गिलाद के एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत के बाद आसपास के इलाकों में फलस्तीनियों पर सेटलर्स के हमलों का दौर देखने को मिला। उस टकराव में 4 फलस्तीनियों और एक इस्राएली सैनिक की मौत हुई थी। I can see caravans, sheds, simple block housing. मैं यहाँ दोनों तरफ कई पहाड़ियों पर फैले हुए कारवां, शेड और सिंपल ब्लॉक वाले घर देख सकती हूँ। ये बस्ती कई फलस्तीनी गांवों के बहुत करीब है। सबसे पास वाला गांव 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और पिछले हफ्ते कई फलस्तीनी गांवों से सेटलर्स के हमलों की खबरें आईं। Settler attacks over the past week. यहूदा शिमोन एक वकील हैं और एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो फलस्तीनियों के खिलाफ हुई हिंसा के आरोपी रहे इसराइलियों का पक्ष रखती है। मैं फलस्तीनियों के पास जाकर उनके घर नहीं जलाता हूँ। लेकिन शुक्रवार को तो ठीक यही हुआ था। हाँ, सरा में 6 घर जल गए। लेकिन ये बदला था। जब उन्होंने एक इस्राएली को मार दिया है तो मुझे लगता है कि हमें टेल और सरा में उन सभी लोगों को मार देना चाहिए, जिट और फराता में भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये दोबारा हो। ऐसा लगता है कि आप कह रहे हैं कि एक यहूदी की जिंदगी की कीमत आप हजारों फलस्तीनी जिंदगियों से लगा रहे हैं। नहीं, लाखों। एक यहूदी की जिंदगी 1 करोड़ के बराबर है, ठीक है? 10 मिलियन, ओके? ये तो बहुत ही नस्लवादी बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन यही सच है क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है। इसके लिए आप ईर्ष्या कर रहे हैं। Because God chose us. Because of this you are jealous. इस भड़काऊ सोच को कई इस्राएली खारिज करते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा को समझने के लिए ये विचार बहुत खास है। कई कट्टरपंथी इस्राएली सेटलर्स इस जमीन को ईश्वर की दी हुई जमीन मानते हैं। The Bible is the authorizing. बाइबल ये अधिकार देती है कि ये जमीन हमारी है, ठीक है? इसराइल ने सैन्य बल से इसे कब्जा लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यहाँ लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई बस्ती नहीं बसाई जा सकती। हाँ, लेकिन ईश्वर ने अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बल्कि बाइबल लिखी है। तो आप वकील हैं और आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ बाइबल के कानून से फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। पिछले हफ्ते हुई हिंसा से पहले संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 12 फलस्तीनी इस साल वेस्ट बैंक में सेटलर्स के हमलों में मारे गए। हाल ही में वेस्ट बैंक में तैनात एक इस्राएली सैनिक ने मुझे बताया कि उसने फलस्तीनियों के चेहरे पर हमेशा डर देखा, लेकिन वहां रहने वाले किसी भी यहूदी के चेहरे पर कभी डर नहीं देखा।
BBC संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। अगर सरकार हर महीने हर नागरिक को एक तय रकम देना शुरू कर दे तो क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से दुनिया भर में रोजगार कम होने की आशंका के बीच कुछ लोग इसे एक समाधान मानते हैं। इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहा जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार विनर रह चुके एक अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी है कि इससे समाज में असमानता की गहरी खाई पैदा हो सकती है। देखिए क्रिस सिपथॉर्प की ये रिपोर्ट। अगर हम ऐसा समाज बना देते हैं जहां वर्कफोर्स का 80%, 90% या फिर 95% तक हिस्सा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के भरोसे जी रहा हो, तो हमने वाकई समाज में बहुत गहरी खाई पैदा कर दी है। ये चेतावनी नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री डेरेन एस्मोग्लू ने दी है। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI की बात कर रहे हैं, जिसके तहत सरकार हर व्यक्ति को एक तय रकम देती है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी काम करता हो या उसकी आमदनी कितनी भी हो। ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसका जिक्र थॉमस मोर ने 1500 के दशक में पब्लिश हुई अपनी किताब यूटोपिया में किया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये तरीका ग्लोबल जॉब मार्केट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असर को कम करने में मदद कर सकता है। टेक कारोबारी इलॉन मस्क का कहना है कि AI और रोबोट्स की वजह से काम करना एक विकल्प बन जाएगा, जैसे दुकान से सब्जी खरीदने के बजाय खुद उगाना। ChatGPT बनाने वाली कंपनी के को-फाउंडर और प्रमुख सैम ऑल्टमैन का भी मानना है कि बड़े बदलाव आने वाले हैं। मुझे लगता है कि नौकरियां, रोजगार और हम अपना समय किस तरह बिताएंगे, ये बहुत अहम सवाल है। जब AI सिस्टम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो हालात बदलेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम अपने लिए नए काम ढूंढ लेंगे। मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग और ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी रिचर्ड ब्रैंसन दोनों ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम के समर्थन में रहे हैं। पहले भी इसे टेस्ट किया जा चुका है। जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट के तहत लोगों को 3 साल तक हर महीने करीब $1300 की रकम दी गई। ज्यादातर लोग पहले की तरह ही काम करते रहे, बल्कि उनकी नौकरी बदलने या पढ़ाई शुरू करने की संभावना ज्यादा देखी गई। लेकिन जर्मनी की संसद का कहना था कि ये व्यवस्था बहुत महंगी है और इससे देश में इमिग्रेशन बढ़ सकता है। फिनलैंड में भी इसे ट्राई किया गया। वहीं कीनिया में भी ऐसा एक प्रयोग चल रहा है, लेकिन इसके नतीजे और एक्सपर्ट्स की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि UBI हर समस्या का समाधान नहीं है। यहीं पर फिर बात डेरेन एस्मोग्लू की आती है, जो समाज पर UBI के असर को लेकर फिक्रमंद हैं। सोशल स्टेटस, समाज में सम्मान, पहचान जैसी चीजें उन कुछ लोगों के हाथों में चली जाएंगी जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी की कमान होगी और जो काम कर रहे होंगे। बाकी लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स बनकर रह जाएंगे। तो फिर UBI का विकल्प क्या है? हमें समाज के लिए एक बेहतर सेफ्टी नेट की जरूरत है। जिनकी नौकरी चली जाती है और जो नई नौकरी तलाश रहे हैं, उनके लिए आय सुरक्षा होनी चाहिए। हमें सोशल सेफ्टी नेट के दूसरे पहलू जैसे हेल्थ केयर और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। लेकिन सिर्फ बड़े पैमाने पर पैसे बांटकर हम एक खुशहाल, बराबरी वाला और लोकतांत्रिक समाज नहीं बन सकते। उनका मानना है कि सरकारों को नियम भी बदलने होंगे। हमें उन नीतियों को खत्म करना होगा जो पूंजी और ऑटोमेशन को बढ़ावा देती हैं, लेकिन मजदूरों पर ज्यादा टैक्स का बोझ डालती हैं। साथ ही सरकार को ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो कामगारों के हित में नई तकनीकों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। AI मॉडल अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है और हर नौकरी की जगह नहीं ले सकते, लेकिन जैसे जैसे AI इंसानों के ज्यादा काम संभाल रही है, वैसे वैसे सिर्फ UBI का आइडिया AI से पैदा होने वाली रोजगार की चुनौतियों का रास्ता नहीं निकाल सकता। BBC संवाददाता क्रिस सिपथॉर्प की रिपोर्ट। और दुनिया की सबसे मशहूर घड़ी की देखभाल का हुनर अब नई पीढ़ी तक पहुंचाने की तैयारी है। ब्रिटेन का एलिजाबेथ टावर, जहां ग्रेट क्लॉक और बिग बेन के नाम से मशहूर ग्रेट बेल मौजूद है, जो ब्रिटेन की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। इस घड़ी का मुश्किल मैकेनिज्म ठीक तरह से काम करता रहे, ये कुछ चुनिंदा लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए BBC संवाददाता ग्राहम सेशेल की ये रिपोर्ट। वेस्टमिंस्टर पैलेस में क्लॉक मैकेनिक एंड्रयू स्ट्रेंजवे अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पर हैं। यहां संसद भवन में 2000 से ज्यादा घड़ियां हैं। इनमें से 300 हेरिटेज क्लॉक हैं, जिन्हें हाथ से चाबी देकर चलाना पड़ता है। एंड्रयू दुनिया की शायद सबसे मशहूर घड़ी के रखवाले भी हैं।
एलिजाबेथ टावर के नाम से जाने जाने वाले टावर में लगी ग्रेट क्लॉक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1859 में तैयार किया गया इसका मैकेनिज्म बहुत कमाल का है। इसके पेंडुलम की रफ्तार को ठीक रखने के लिए पुराने सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे ठीक तरह से चलाने के लिए करीब 60 बार घुमाना पड़ता है, यानी हैंडल को करीब 7000 बार घुमाना पड़ता है। क्या पहले लोग सच में ये सब हाथ से करते थे? घड़ी के बनने के बाद करीब पहले 60 साल तक यही तरीका था। पहले इसे इसी तरह चलाया जाता था। हर 15 मिनट में घड़ी ऐसा करती है। सब ठीक, सब बढ़िया। और सबसे खास बात यह कि आप इस शानदार मशीन को बेल्स बजाते हुए देखते हैं, जिसकी आवाज पूरे लंदन में गूंजती है। पैलेस ने एक नए वर्कर के लिए आवेदन मांगे हैं जिसे ट्रेन किया जाएगा। वो घड़ी की देखभाल और मरम्मत का हुनर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये ब्रिटेन का बहुत पुराना पारंपरिक हुनर है। ब्रिटेन और खास तौर पर लंदन कभी दुनिया में घड़ी बनाने का बड़ा सेंटर हुआ करता था, इसलिए जरूरी है कि यह हुनर आने वाले समय के लिए बचा रहे। ऐसी ट्रेनिंग देने वाली जगह बहुत कम है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब हम घंटाघर के ऊपर की तरफ गए, जहां से पूरे लंदन का शानदार नजारा दिखाई देता है। और यह है बिग बेन, वो बेल जिसके नाम पर इस घड़ी को अपना निकनेम मिला। कानों को बचाते हुए हम घंटा पूरा होने का इंतजार करते हैं। ये शानदार काम है। हमें रिमेम्बरेंस संडे और नए साल के जश्न जैसी चीजों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ऐसे पल वाकई यादगार होते हैं। एंड्रू अब और दूसरी घड़ियों में चाबी भरने में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि ये हुनर अगली पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि समय की तेज रफ्तार के बीच भी ये विरासत जिंदा रह पाए। बीबीसी संवाददाता ग्राहम सेशल की रिपोर्ट। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर आप डाउनलोड कीजिए और चुनिए बीबीसी न्यूज हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स सब एक जगह। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी के साथ।